और भारतीय जनता पार्टी पर हर आरोप को लगाना ये कांग्रेस की फितरत है। हिमाचल में विकास कार्य रुक गए तो भारतीय जनता पार्टी को दोष, आपदा आ गई तो भारतीय जनता पार्टी को दोष। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफ़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे और हमने जो 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उसके लिए मोदी जी का हमने धन्यवाद भी किया है। हिमाचल के विकास के लिए ये 7,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं ये मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे लिए बड़ा केंद्र चंडीगढ़, वहाँ का एयरपोर्ट या दिल्ली जाने के लिए जो दिक्कतें आती थी और उसके पश्चात कोई बड़ा मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो पीजीआई के लिए जिसको रेफ़र किया जाता था तो बहुत समय जो है चंडीगढ़ पहुँचने के लिए सुंदरनगर से भी लगता था। 4.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का समय लगता था। लेकिन अब 4 लेन बनने से 2-2.25 घंटे में आधा समय जो है वो हमारा कम हो गया। मार्च का महीना है और इस मार्च के महीने में भी शिमला का मौसम अब भी सर्द बना हुआ है और ठंडी ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश की सियासत में गर्मी लाने का भी काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक कहावत है और एक चर्चा लोगों में रहती है कि ज़रूरी नहीं कि दूर तलक आवाज़ पहुंचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जाए या फिर ज़ोर से शोर मचाया जाए। कभी कभी कुछ बातें शालीनता और शांति से करके भी जो है वो तहलका मचा सकती है। भूमिका की वजह आपको आगे आगे बातचीत में जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश जम्वाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद। जो बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ जम्वाल जी, उसके बाद पूरे देश के केंद्र में हिमाचल प्रदेश एक सबकी नज़रें हिमाचल प्रदेश पर है। केंद्र खबरों का बना हुआ है हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। जिस दल की सरकार हिमाचल प्रदेश में है उसी दल के कुछ विधायक सरकार से, अपने दल से नाराज होकर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करें तो उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी का दोष कांग्रेस पार्टी या सरकार मान रही है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन विधायकों ने ये भी कहा कि बाहर के व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो है वो प्रत्याशी बनाया जी। उनका मत ये था कि हिमाचल प्रदेश से ही भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा का प्रत्याशी होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े नामी वकील को राज्यसभा में प्रत्याशी उतारा जिनका हिमाचल से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हिमाचल के निवासी हर्ष महाजन जी को अपना प्रत्याशी बनाया। स्वाभाविक तौर पर उन विधायकों को लगा, उनका व्यक्तिगत निर्णय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। मुझे लगता है कि इसमें कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का दोषारोपण करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि संरक्षण भाजपा की ओर से दिया जा रहा है। उदाहरण दे रहे हैं गोवा का, महाराष्ट्र का और ऐसे बड़े बड़े राज्यों का जहां पर भाजपा ने खेल बिगाड़ा कांग्रेस का। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उन्हें ये आशंका है कि जो उनका खेल बिगड़ा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में हार हो गई 40 सीट के बावजूद, उसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि बराबर वोट होने के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई तो इसके पीछे कारण समझना चाहिए। मनु सिंह जी राम मंदिर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। जो लोग ये कहते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, मुझे लगता है कि राज्यसभा के परिणाम से वो भी सिद्ध हो गया कि भगवान श्री राम काल्पनिक नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आदरणीय हैं। और जिस प्रकार से ये राज्यसभा का निर्णय आया उससे भी ये सत्यापित हो गया कि भगवान श्री राम जो है उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। और जहाँ तक सरकार का मैं प्रश्न करूँ कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि उनके दल के 6 विधायक अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए तो क्यों गए। और भारतीय जनता पार्टी पर हर आरोप को लगाना ये कांग्रेस की फितरत है। हिमाचल में विकास कार्य रुक गए तो भारतीय जनता पार्टी को दोष, आपदा आ गई तो भारतीय जनता पार्टी को दोष। केंद्र से लगातार हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी मदद कर रहे हैं। जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नेतृत्व को संभाला है, देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं, आप हर रोज़ देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी कभी पश्चिम बंगाल में, कभी आसाम में, कभी महाराष्ट्र में, कभी नॉर्थ ईस्ट के दूसरे किसी प्रांत में, कभी जम्मू कश्मीर में, लगातार उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि किस प्रदेश में किस दल की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र की ओर से चाहे आपदा आई उसमें भी मदद की कोई कमी नहीं रही। और अभी पिछले कल
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से हरियाणा से हिमाचल प्रदेश के 7,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इसी बात का प्रमाण है कि कांग्रेस की वर्तमान की सरकार कितनी गंभीर है। एक भी व्यक्ति सरकार का वहाँ पर नहीं था। मुख्यमंत्री अगर व्यस्त थे तो कोई मंत्री वहाँ होते, मंत्री व्यस्त थे तो विधायक वहाँ पर होते, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफ़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे और हमने जो 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उसके लिए मोदी जी का हमने धन्यवाद भी किया है। हिमाचल के विकास के लिए ये 7,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं ये मील का पत्थर साबित होंगे। जमाल जी, आपके इलाके तक भी ये 4 लेन का फ़ायदा होगा। आपको और आपके इलाके के लोगों को कैसे फ़ायदा मिलने वाला है इस 4 लेन से? कीरतपुर से मनाली जो हमारा 4 लेन है जी, उसमें अभी कीरतपुर से सुंदरनगर तक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जहां इस 4 लेन बनने से दूरी कम हुई है, समय कम लग रहा है, तेल की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है, वहीं ये 4 लेन बड़ा सुंदर बना है। और पर्यटक टूरिस्ट जब मनाली के लिए रोहतांग टनल देखने के लिए, ट्राइबल में लाहौल जाने के लिए जब आता था तो उसको बड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज इस 4 लेन के निर्माण से जो सफ़र चंडीगढ़ से दिल्ली से चलने वाला जो टूरिस्ट है उसके लिए भी आसान हुआ है। वहीं हमारे क्षेत्र के सुंदरनगर हो, बिलासपुर हो, मंडी ज़िला हो, कुल्लू हो, लाहौल हो, सभी लोगों को बहुत बड़ा लाभ जो इससे हुआ है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा केंद्र चंडीगढ़, वहाँ का एयरपोर्ट या दिल्ली जाने के लिए जो दिक्कतें आती थी और उसके पश्चात कोई बड़ा मेजर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो पीजीआई के लिए जिसको रेफ़र किया जाता था तो बहुत समय जो है चंडीगढ़ पहुंचने के लिए सुंदरनगर से भी लगता था। 4.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का समय लगता था। लेकिन अब 4 लेन बनने से 2-2.25 घंटे में आधा समय जो है वो हमारा कम हो गया और 2-2.25 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। और उसके साथ साथ अब तो एम्स जैसा संस्थान भी हिमाचल में आ गया। मुझे लगता है कि पीजीआई जाने की आने वाले समय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये 4 लेन हमारे क्षेत्र के लिए, हिमाचल के लिए एक भाग्य रेखा के रूप में आया है। और मैंने पिछले कल भी कहा था कि यूएसए से एक एनआरआई जब सुंदरनगर आए तो उन्होंने जिक्र किया कि मैं यूएसए में भी देखता हूं कि वहां भी इतनी सुंदर सड़कें नहीं हैं जितनी यहां हिमाचल में और हिंदुस्तान में सड़कें बन रही हैं। जमाल जी, आप कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया, इसमें ना तो मुख्यमंत्री आए ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी तरफ से आया, लेकिन एक नुमाइंदे थे विक्रमादित्य सिंह जो गडकरी जी के कार्यक्रम में गए। तो संभव है कि मुख्यमंत्री की ओर से फटकार लगी हो, इसलिए शायद उन्होंने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि वो आपके इस कार्यक्रम में भी आ जाते। ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से विक्रमादित्य जी नितिन गडकरी जी के उस कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिससे हमेशा कांग्रेस पार्टी परहेज करती है, उनको लगता है भारत माता की जय तो भाजपा वाले ही कर सकते हैं, वंदे मातरम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल सकते हैं। तो विक्रमादित्य जी उस कार्यक्रम में गए और उस मंच से उन्होंने संबोधित भी किया, गडकरी जी का केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया और खुले मंच से उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो नितिन गडकरी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार का ही मंत्री एक तरफ कहता है कि केंद्र से अच्छी मदद मिल रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि केंद्र से हमको मदद नहीं मिल रही है। एक दिन में 7,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का उद्घाटन, शिलान्यास, ये भी अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी सौगात थी। मुझे लगता है कि सरकार का उस कार्यक्रम में नदारद रहना ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार विकास को लेकर कितनी गंभीर है। विक्रमादित्य सिंह के साथ एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, वो है प्रोफेसर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का, जो दिवंगत हो गए 3 साल पहले, और जो उनका कद था हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, वो किसी से छिपा नहीं है। विक्रमादित्य सिंह उस लेगेसी को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में विक्रमादित्य, क्योंकि बीते दिनों जो उनकी तरफ से बयान दिया गया, चाहे उनके इस्तीफा सौंपने की बात हो या फिर जलालत करने की बात हो या फिर ये कहना कि मेरे पिता के लिए 2 गज ज़मीन नहीं दी गई, तो अब क्या उसके बाद वो भाजपा के संपर्क में है या फिर कोई कोशिश हुई उनके साथ संपर्क करने की? भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उनसे कोई संपर्क नहीं किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क साधने का कोई कहीं पर भी कोई बात कही। विक्रमादित्य जी ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ कहा कि मेरे पिताजी के लिए 2 गज ज़मीन नहीं दी गई। उनकी माताजी सांसद भी हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं, उन्होंने भी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि 6 बागी विधायक जो हैं उनको मनाने का प्रयास नहीं है, उनकी जो
दिक्कतें थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनका समाधान होना चाहिए था, सरकार ने वो समाधान नहीं किया। ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की हैं, कांग्रेस दल की हैं। मुझे लगता है वही इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जर्वर्स की एक रिपोर्ट लीक हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें कहा गया कि प्रतिभा सिंह ने सरकार गिराने की कोशिश की, मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ थे, और इसके बाद खंडन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई नहीं आया कि ये रिपोर्ट सही थी या नहीं। तो फिलहाल इसे सही मानकर सभी चल रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी लगातार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, कभी भाजपा के संगठनात्मक नीति की तारीफ करना, तो उससे ऐसे संदेश मिलते हैं कि वो भाजपा की तरफ कदम बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि इस बात को प्रतिभा सिंह जी अच्छी तरह से बता पाएंगी कि वो कांग्रेस में रहना चाहती है, कहीं और जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कहीं पर भी प्रयास नहीं है, और ना ही हम इस विषय में कुछ स्पष्ट कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं भाजपा की, क्योंकि 2014 और 2019 का अगर हम रिजल्ट देखें तो ऐतिहासिक रहा भाजपा के लिए। 19 का तो और भी ज़्यादा ऐतिहासिक था, क्योंकि सभी 68 क्षेत्रों में आप लोगों को लीड मिली। 2024 के 2019 के जो परिणाम थे 24 में दोहराने के लिए क्या भाजपा तैयार है? निश्चित तौर पर 2019 में हिमाचल प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, आज हम फिर उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, जहां मैंने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विकास हुआ, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मिले हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं आज जिनके कारण से आम जनमानस को उसका लाभ पहुंचा है। और देश का हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम लगातार, संगठन को जो कार्यक्रम करने हैं, चाहे वो सम्मेलन हो, चाहे वो लाभार्थी संपर्क हो, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस काम में लगा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनावों की घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में चारों सीटें जीतकर बड़े बहुमत के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को भाजपा पार करेगी। 4 की 4 सीटें माइनस हॉलीलॉज या हॉलीलॉज के साथ? भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल का फूल जीतेगा नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। भविष्य में कुछ और भी राह लग रही है, अब और भी विधायकों के आने की बातें चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी 6 विधायक तो अब जो बागी हैं वो अयोग्य घोषित हो गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। आगे भी कुछ लग रहा है कि इस तरह से, क्योंकि जो विधायक हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि और भी विधायक नाराज़ हैं मुख्यमंत्री से अब भी। मुझे लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, वो तो कांग्रेस के विधायक ही बता पाएंगे कि कौन लोग नाराज़ हैं, कौन कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जन जन तक जा रही है। और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल है, हम अपोजिशन की भूमिका है, उस भूमिका को ठीक प्रकार से सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कि कहीं पर कोई विधायक संपर्क में, भाजपा के संपर्क में ऐसा कोई विधायक नहीं। आपने इसी जगह पर पिछले महीने बैठकर कहा था कि वक्त आने पर खुलासा करेंगे कि कौन कौन विधायक संपर्क में। फिर राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने बड़ा खेल कर दिया, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा था। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के ही विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से, सरकार से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए अगर वोट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भाजपा का कोई योगदान है। ये कांग्रेस पार्टी का और सरकार का और मुख्यमंत्री जी का ही सारा योगदान है। इसमें ऑपरेशन लोटस की कोई भूमिका नहीं? कोई भूमिका नहीं है, कहीं पर ऑपरेशन लोटस की कोई भूमिका नहीं है। मात्र मुख्यमंत्री जी चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में कभी काला नाग, कभी मेंढक, कभी भेड़ें, ऐसा कहकर चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी भाषाओं से हमको संयम रखना चाहिए और इस प्रकार का शब्दों का चयन ना करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। और लोकतंत्र में जो चुनकर आया, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी पार्टी से हो, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी करना, मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में ये सारे बयानबाजी आज कर रहे हैं। राकेश जम्वाल जी, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल को आप सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें ऑपरेशन लोटस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। विधायक नाराज़ थे और उन्होंने नाराज़गी के चलते कांग्रेस से दूरी बनाई, ये बगावत की। और अगर
राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोट किया तो उसकी वजह यही थी कि कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े हिमाचल प्रदेश से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो राज्यसभा जाकर हिमाचल की आवाज़ बुलंद करता। एक प्रत्याशी को इंपोर्ट किया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।